अभी हम बात करते हैं कि हमारे टेम्परेचर को रिलेशन में देखें तो ऑर्गेनिजम्स को हम दोबारा से कैटेगराइज कर सकते हैं और हम किस प्रकार से कैटेगराइज करेंगे उनको हम देखते हैं। वन इज एंडोथर्मिक, एक तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम एंडोथर्मिक बोलते हैं और दूसरे ऐसे होते हैं जिनको हम एक्टोथर्मिक बोलते हैं। वन इज एंडोथर्मिक और दूसरा होता है एक्टोथर्मिक। जैसा कि आप नाम से भी समझ रहे होंगे कि दोनों में एंडो और एक्टो वर्ड का डिफरेंस है, लेकिन एक्टोथर्मिक कौन होते हैं, एंडोथर्मिक कौन होते हैं, हम इनकी पहले बात करते हैं। अगर हम बात करें एंडोथर्मिक की, तो एंडोथर्मिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपको ये जो चीजें हैं ये बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करनी होती हैं और जूलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करनी होती है। एंडोथर्मिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आपको ध्यान रखना है बॉडी का टेम्परेचर कैसा होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के टेम्परेचर को हमेशा एक समान बनाए रखते हैं, यानी कि इनका बॉडी का टेम्परेचर सेम बना रहता है। अगर हम देखें तो अगर हम हमारी खुद की बात करें तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर नॉट एक्सटर्नल, हमारी बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना रहता है। इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी और उसके बाहर होता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से टेम्परेचर भी एक फैक्टर है, वो फ्लक्चुएट कर सकता है। कि टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर कभी कम हो सकता है, कभी टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है। जैसे हम बात करें कि नाइट आवर्स के अंदर टेम्परेचर कम हो जाता है, डे आवर्स में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हमारा टेम्परेचर रात में कम हो जाता है या दिन में हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऐसा हमारी बॉडी के साथ नहीं होता। और ऐसे बहुत सारे और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर में चाहे फ्लक्चुएशन हो रहे हो, उनकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं करता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बाहर के फ्लक्चुएशन से प्रभावित ना होकर के एक समान बना रहता है, उनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। देखा जाए तो एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स की एक प्रॉपर्टी है, उनके पास एक पावर होती है। उनके पास एक पावर होती है और वो पावर क्या है कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखते हैं। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब मान लीजिए कि टेम्परेचर कम जा रहा है, जैसे कि विंटर की बात करें तो विंटर के अंदर हम देखेंगे कि विंटर में वो क्या करते हैं, टेम्परेचर को राइज करेंगे, बॉडी को और ज्यादा ठंडा होने से रोकेंगे। तो विंटर के अंदर बॉडी के टेम्परेचर को राइज करने वाली मैकेनिज्म्स हैं वो उनकी ऑन हो जाती हैं। ऐसे ही अगर हम समर की बात करें तो समर के अंदर उनके अंदर बॉडी के टेम्परेचर को कम करने वाली जो मैकेनिज्म्स हैं वो स्टार्ट हो जाती है। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि अगर सराउंडिंग में टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो टेम्परेचर ज्यादा होते ही वो बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए जो भी एडेप्टेशन है उनको काम में लेने लग जाते हैं। अगर बाहर का टेम्परेचर कम हुआ तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो भी एडेप्टेशन है उनको काम में लेने लग जाते हैं। लेकिन ओवरऑल उनका मकसद क्या होता है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर बनाए रखना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रख सकते हैं उनको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक।
तो एंडोथर्मिक वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर एक समान बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। दूसरी साइड में जो ऑर्गेनिज्म हम लेंगे वो इनके जस्ट रिवर्स है, उनको हम बोलते हैं एक्टोथर्मिक। जैसा एंडो में हमने बात की कि एंडो का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जबकि अगर हम एक्टो की बात करें तो एक्टो वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या एक्टोथर्मिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। कांस्टेंट नहीं रहता तो क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का मतलब उसमें फेरबदल आते रहते हैं। जैसे बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो गर्म होने लग जाते हैं, बाहर का टेम्परेचर कम होता है तो वो ठंडे होने लग जाते हैं। तो उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। इट मीन्स उसके अंदर वेरिएशंस है वो आते रहते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर इनका कांस्टेंट नहीं है और इनके अंदर वेरिएशन आते हैं। वेरिएशन कैसे आएंगे, अगर समर है, धूप ज्यादा आ रही है तो बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाएगा, और अगर धूप नहीं आ रही है, छाया है, लगातार छाया में रह रहे हैं तो इनका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म हमने देखे, एक वो जिनका बॉडी टेम्परेचर बाहर चाहे कुछ भी हो टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर एक समान बना रहता है, दे आर एंडोथर्मिक। दूसरे वो अगर बाहर कुछ भी टेम्परेचर में फ्लक्चुएट हुआ तो उसका असर सीधा सीधा उनके ऊपर भी पड़ता है। बाहर ज्यादा हुआ तो उनका भी टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, और बाहर अगर कम हुआ तो उनका भी टेम्परेचर है वो कम होने लग जाता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक्टोथर्मिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हुए जिनका बॉडी टेम्परेचर बाहर से प्रभावित नहीं होता है एंडो में, और एक्टो में बाहर के टेम्परेचर से प्रभावित होता है। चलो हम बात करते हैं। जैसे एंडो में तो हमने लिया था कि हमने अपना ह्यूमन का एग्जाम्पल लेके ही देख लिया कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारा बॉडी टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट है, वो बना रहता है। और इस बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाने के लिए हम, जैसे समर आएगा तो उसमें हमारे स्वीटिंग होती है, पसीना बाहर निकलता है, बॉडी की जो सरफेस है वो कूल हो जाती है। सर्दियों की बात करते हैं तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसकी रेट बढ़ जाती है और उससे हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो राइज होने लग जाता है। तो एनी हाउ टेम्परेचर कम जाता है तो भी बॉडी उसको कांस्टेंट करने लग जाती है, टेम्परेचर डाउन जाता है तो बॉडी टेम्परेचर को राइज करने लग जाती है। तो एंडोथर्मिक कैटेगरी के अंदर बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखा जाता है। अभी तक तो आप क्या कह रहे थे, अभी तक आप कह रहे थे कि एंडोथर्मिक वो है जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। लाइन को थोड़ा गौर से सुनना। अभी आप कह रहे थे कि एंडोथर्मिक वो है जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, होता कुछ भी नहीं है। इनको अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट बनाए रखना पड़ता है। यानी कि जैसे हम कह रहे हैं कि एंडोथर्मिक का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है, जिसका मतलब ये हुआ कि इन जीवों के पास ऐसी पावर होती है कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। जब वो कांस्टेंट रख सकते हैं तभी वो कांस्टेंट हमें मिलता है। यानी कि अगर उनके पास पावर ना हो कांस्टेंट रखने की तो उनका टेम्परेचर कभी भी कांस्टेंट होगा नहीं। इट मीन्स उनके पास, एंडोथर्मिक के पास पावर होती है और उस पावर की वजह से वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। दूसरी साइड में अगर हम देखें तो हमारे पास दूसरे जो थे ये एक्टोथर्मिक है और इनके पास ऐसी पावर नहीं है, इसलिए ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते। तो अभी तक हमने सिंपली ऐसे देखा कि एंडोथर्मिक वो हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। दूसरे प्रकार से हम कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। तो जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं दे विल बी कॉल्ड एज एंडोथर्मिक, और जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते दे आर कॉल्ड एज एक्टोथर्मिक। और एक दूसरा और सरल तरीका जिससे आप इस चीज को समझ सकते हैं या हम इस बात को और भी सरल कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं
जो बाहर चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, उसका फर्क अपने अंदर के टेम्परेचर के ऊपर नहीं आने देते। जबकि एक्टोथर्मिक ऐसे होते हैं जो बाहर टेम्परेचर में कुछ भी चेंज हुआ तो उसका फर्क उनके इंटरनल टेम्परेचर पे पड़ने लग जाता है, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई पावर जो उसको फ्लक्चुएट कराती है, उसको रोकने वाली पावर इनके पास नहीं होती है। तो एंडोथर्मिक कांस्टेंट रखने के लिए कैपेबल हैं, उनमें पावर होती है, कैपेबिलिटीज होती हैं, अडेप्टेशंस होते हैं, फीचर्स होते हैं, जिनकी वजह से वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। और एक्टो के पास ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए उनके बॉडी का टेम्परेचर बाहर कम हुआ तो कम हो जाएगा, बाहर ज्यादा हुआ तो ज्यादा हो जाएगा। अब हम इन चीजों को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले जैसे हम बात करें एंडोथर्मिक, तो अभी हमने कहा कि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं, या बाहर टेम्परेचर कुछ भी हो, इनके बॉडी का टेम्परेचर तो कांस्टेंट बना रहेगा, इनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, उसमें फ्लक्चुएशन सब नहीं आएंगे। इस मैटर का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है ऑर्गेनिज्म को। अगर इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होने का इनके पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। उस बेनिफिट की हम बात करते हैं कि इनको क्या बेनिफिट होता है। आप में से कोई बता सकता है कि जब ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगा, जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो उसको क्या प्रॉफिट हो सकता है? किसी का बॉडी टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो उसे क्या फायदा हो सकता है? जैसा कि एंडोथर्मिक होते हैं, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, और कांस्टेंट रखते हैं या कांस्टेंट रखने की उनमें पावर होती है, तो कांस्टेंट कौन आंसर दे रहा है? आप में से कोई आंसर दे रहे हैं कि एंडोथर्मिक अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, तो इस मैटर से या कांस्टेंट रख पाने की जो उनकी एबिलिटी होती है उसका उनको कोई फायदा हो सकता है क्या? और सर अगर उनका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उनके शरीर पर बाहर किसी मतलब टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाहर की जो स्थितियां उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उनके शरीर की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो आराम से चलती रहेंगी। और अगर वो बाहर के टेम्परेचर से प्रभावित होंगी तो उनकी रिएक्शन एंजाइम्स की रिएक्शंस प्रभावित होंगी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रभावित होंगी, वो अपने शरीर से कार्य सक्षमता से नहीं कर पाएंगे। ओके, वेरी गुड। और कोई बोलना चाहेगा? और कोई स्टूडेंट जो और आंसर देना चाहे या इसी आंसर को और अच्छा कहना चाहे? सर जो हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो शरीर के निश्चित टेम्परेचर पर कार्य करते हैं। ठीक है, निश्चित। तो उनके लिए सर जो टेम्परेचर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, इससे मेटाबॉलिक रिएक्शन सर अच्छी तरीके से ओके ओके चल सके। ओके, देखो जो बातें थी उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है सरवाइव करना, क्योंकि ये बातें मैंने बहुत बार आपसे कर ली। सरवाइव करने के लिए उसको मेटाबॉलिज्म रन करना है, और मेटाबॉलिज्म रन करने के लिए उसके बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं वो चलने चाहिए, और मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर जो एंजाइम्स हैं उन एंजाइम्स को वर्क करना चाहिए, राइट। अगर सरवाइव करना है तो मेटाबॉलिज्म रन होनी चाहिए, और मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए एंजाइम्स हैं वो काम करने चाहिए। अब अगर एंजाइम को देखें तो एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो एंजाइम्स क्या है, वो एक खास टेम्परेचर को प्रीफर करते हैं, टेम्परेचर को लेकर के ये सेंसिटिव होते हैं। कल या पिछली क्लास में आपने देखा था कि जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस होती हैं वो टेम्परेचर को लेकर के रिस्पॉन्ड करती हैं, और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। मैंने बताया था आपको कि ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है
जहाँ पे एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन अपनी मैक्सिमम स्पीड के ऊपर रन हो रही होती है। तो ऑप्टिमम का मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन सबसे तेज हो रही होती है। जैसे हम बात करें कि हमारे पास कोई ऐसा एंजाइम है जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रन करता है, उसकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सबसे ज्यादा काम करता है। अगर उस एंजाइम को काम में लेना है, अगर 37 डिग्री वाले को काम में लेना है तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली हमें टेम्परेचर को 37 डिग्री प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अगर आपको इस एंजाइम से काम लेना है तो उस एंजाइम को वही टेम्परेचर देना पड़ेगा जिसके ऊपर ये सबसे अच्छा। स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक सेकंड में। वन सेकंड। ये बच्चे बीच में स्टॉप शेयरिंग, एक सेकंड। अभी देख पा रहे हैं? यस सर। ओके। अगर हमें किसी एंजाइम से अच्छे से काम में लेना है, उसको बेटर यूज करना है, तो उसको बेटर टेम्परेचर देना पड़ेगा, राइट। और बेटर टेम्परेचर देने का मतलब ये है कि हमें टेम्परेचर जो उसको पसंद है वही टेम्परेचर रेगुलर मेंटेन रखना पड़ेगा। यानी कि अच्छे से सर्वाइव करता रहे, अच्छे से मेटाबॉलिज्म करता रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि जिस टेम्परेचर के ऊपर उसके एंजाइम अच्छे से काम करते हैं वो टेम्परेचर भी उसकी बॉडी के अंदर मेंटेन रहना चाहिए। तो हमारी बॉडी में जो एंजाइम काम करते हैं दे आर अडेप्टेड फॉर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारी बॉडी के एंजाइम्स ने इवोल्यूशन से सीख रखा है। ये लगातार उन्होंने इसी टेम्परेचर के ऊपर अच्छे से काम करना सीख लिया है, इसलिए अब उनको जब काम करने की बात आती है तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बेस्ट वर्क करते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहे तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एंजाइम्स कंटिन्यूसली वर्क करते रहेंगे, एंजाइम्स को ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता रहेगा और एंजाइम्स ऑप्टिमम वर्क करते रहेंगे। इट मीन्स ऑप्टिमम वर्क करेंगे तो ग्रोथ अच्छे से होगी, मेटाबॉलिज्म अच्छे से होगी तो ग्रोथ भी अच्छे से होगी और सर्वाइव भी अच्छे से कर पाएगा। तो अल्टीमेटली उसके लाइफ के जो गोल होते हैं कि सर्वाइव करना, उसके बाद में ग्रोथ और सर्वाइव हो जाएगा तो वो बाद में रिप्रोड्यूस भी करेगा, तो वो दोनों गोल उसके तभी पूरे होंगे जब उसके बॉडी का टेम्परेचर वही हो जो उसके एंजाइम्स को पसंद हो। तो अपने एंजाइम्स को लगातार काम कराने के लिए कि बेटर काम करते रहें, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट बना करके रख सकते हैं। सारे ऐसे नहीं होते, जिनके पास ऐसी कैपेसिटी नहीं होती वो एक्टोथर्मिक में चले जाते हैं। तो एंडोथर्मिक के पास ऐसी पावर है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। अब हम एक दूसरी बात करते हैं। अभी तक तो आपने ये कह दिया कि जो एंडोथर्मिक है वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, और क्यों रखते हैं, ताकि उनका मेटाबॉलिज्म अच्छे से होता रहे, उनकी ग्रोथ अच्छे से आती रहे। इसके लिए एंडोथर्मिक अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, राइट। अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या रखते हैं, वो कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों थी, इससे फायदा क्या था, ये हमने थोड़ी देर पहले देख लिया। अब हम बात करते हैं कि क्या अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना इजी है, कि क्या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी टेम्परेचर को इजीली कांस्टेंट रख सकता है या इसकी कोई कॉस्ट चुकानी पड़ती है। अगर कोई अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना चाहे तो क्या इसकी कोई कीमत उस ऑर्गेनिज्म को चुकानी पड़ती है, या ये बिना किसी कॉस्ट के हो सकता है, बिना कुछ किए क्या टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, या टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए कुछ करना पड़ता है।
एनीवन आप में से कोई भी आंसर दीजिए कि अगर बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो क्या ऑर्गेनिज्म को कुछ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, या उसको कुछ कॉस्ट चुकानी पड़ेगी या नहीं चुकानी पड़ेगी? क्या कह रहे हो? आपकी आवाज बहुत तेज आ रही है, आपकी आवाज बहुत ज्यादा तेज सर। हाँ बोलो। जी सर, कॉस्ट तो चुकानी पड़ेगी। क्यों सर? ऐसे मतलब वातावरण का टेम्परेचर हो गया लो, तो सर उसको मतलब ज्यादा एनर्जी बनानी पड़ेगी जिससे शरीर गर्म रहे। अगर वातावरण का टेम्परेचर हाई होता है तो सर उसको मतलब एनर्जी निकालने के लिए पसीने के रूप में मतलब गर्मी निकालनी पड़ेगी, या सांस के द्वारा जो वाष्प निकलती है उसमें निकालनी पड़ेगी। तो ऐसे करके सर कॉस्ट चुकानी पड़ती है। ठीक है, देखिए हम इस चीज को ऐसे समझ लेंगे, जैसे मान लीजिए कि विंटर आ गई, सर्दियां आ गई, और विंटर का मतलब ये है कि बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो गया, लगातार बर्फ गिर रही है। पोलर एरिया ले सकते हैं, मान लीजिए कि आपने एक ध्रुवीय भालू का एग्जांपल ले लिया, पोलर बियर। जो ध्रुवीय भालू है आपने उसका एग्जांपल ले लिया, और ध्रुवीय प्रदेशों के अंदर सर्दियां बहुत एक्सट्रीम सर्दियां हो जाती हैं, तो वहां पे बाहर निकलना मुश्किल है। वो अपनी जो भी उनकी गुफाएं होती हैं, बर्रोज होती है, उनके अंदर वो प्रेजेंट है और वहीं पे उसको सर्दियों का सामना करना है। तो अब उसके सामने समस्या ये है, दो समस्याएं हैं। एक तो विंटर की वजह से उसको फूड नहीं मिलना। विंटर की वजह से क्या है कि जितना वो विंटर नहीं होने पे बाहर जितना घूम सकता था, अब भोजन की तलाश में वो उतना सर्चिंग में नहीं जा सकता, तो फूड की अवेलेबिलिटी उसकी कम हो गई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि लगातार बॉडी का टेम्परेचर जो कम होगा विंटर की वजह से, क्या है, विंटर की वजह से उसकी सतह जो भी होगी उस सतह का तापमान नीचे जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसकी जो भी सरफेस है, ठीक है। तो सरफेस ठंडी होगी तो अब धीरे धीरे अंदर का भी ठंडा होगा, तो उससे बचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना पड़ेगा, अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना पड़ेगा। अगर आपने पिछली क्लास के अंदर रेस्पिरेशन पढ़ा हो तो रेस्पिरेशन के अंदर कुछ मैकेनिज्म्स आती हैं जहाँ पे एनर्जी से हम एक्चुअल में देखा जाए तो हीट बना सकते हैं, और वहाँ पे अनकपलर्स का रोल आता है। या तो हम क्या करते हैं कि जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करके एटीपी बनाते हैं, या हम उसी डाइजेशन से हीट भी बना सकते हैं। तो जब हीट बनानी होती है तो वहाँ पे अनकपलर्स का रोल है वो आता है। तो जब हीट बनानी होती है तो उस समय पे अनकपलर प्रोटीन्स वो काम करती हैं, और उनकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। तो अनकपलर कब काम करेंगे, जब रेस्पिरेशन हो रहा है, जब रेस्पिरेशन हो रहा है। और रेस्पिरेशन हो रहा है तो रेस्पिरेशन में क्या लगता है, फूड। रेस्पिरेशन डाइजेशन के बाद में होता है, तो रेस्पिरेशन के लिए फूड जरूरी है। आप उसमें कार्बोहाइड्रेट डालेंगे या कोई अमीनो एसिड डालेंगे या कुछ भी डालेंगे तो वहां पे फूड की रिक्वायरमेंट है। तो जब तक फूड नहीं है तब तक रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, तब तक रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। जब तक रेस्पिरेशन नहीं होगा अनकपलर्स का रोल नहीं आएगा, और जब तक अनकपलर्स का रोल नहीं आएगा हीट जनरेट नहीं होगी, हीट जनरेट नहीं होगी तो बॉडी का टेम्परेचर राइज नहीं होगा। इस मीन्स टेम्परेचर है वो नीचे आ जाएगा बियर का। तो ये सब करने के लिए उस बियर के सामने दो प्रॉब्लम आ रही है। एक तो पहले से उसको खाना कम मिल रहा है, पहले से उसको खाना कम मिल रहा है। अब दूसरा, जितना भी खाना मिलता है उसमें से कुछ भाग उसको जलाना पड़ता है हीट के लिए, तो उसके पास बचता है फूड वो भी कम है। तो ऑलरेडी फूड मिला कम और उसके पास बचा भी कम, क्योंकि हीट जनरेट करने के लिए कुछ फूड है वो बर्न करना पड़ता है और उससे हीट बनानी पड़ती है। तो अब अगर ऐसा टाइम लगातार कुछ महीने का हो, तो जैसे सर्दियां एक दिन की तो होती नहीं है, सर्दियां तो कई महीनों तक चलती हैं, तो कई महीनों तक यही हालत रहनी है कि फूड मिलना भी कम, फूड बर्न भी होगा
और साथ में उसको अपना टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखने की भी जरूरत है, उसको वो कांस्टेंट भी रखना चाहता है। तो कांस्टेंट भी रखना चाहता है, फूड मिलता भी कम है, फूड को जलाए बिना टेम्परेचर बढ़ेगा भी नहीं। तो अब समस्या आ गई है कि उसको बहुत बड़ी कॉस्ट चुकानी पड़ रही है। एक बार तो उसको खाना ही नहीं मिल रहा, और मिल रहा है तो उसमें से उसको बहुत सारा तो हीट के लिए लगाना पड़ रहा है, तो अपनी ग्रोथ और सर्वाइव के लिए तो उसके पास फूड है वो बहुत ही थोड़ा सा बच पा रहा है। तो दिस इज द कॉस्ट, दिस इज द कॉस्ट। और इस कॉस्ट की कीमत कैसे चुकाई, इसकी कीमत कैसे चुकाएगा वो? इसकी कीमत ऐसे चुकाता है कि विंटर से पहले, विंटर से पहले, क्योंकि विंटर तो कंफर्म हो गया कि विंटर के अंदर खाना भी कम मिलना है और खाने को बर्न भी करना है। तो विंटर के अंदर तो कोई ज्यादा सहूलियत नहीं है उसके पास, विंटर से पहले उसके पास सहूलियत थी। यहाँ पे वो क्या करेगा, बहुत सारा खाना खाता है, बहुत सारी ग्रोथ करता है और अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारा जो फैट है उसको डिपॉजिट करता है, फैट को डिपॉजिट करता है। फैट के दो फायदे आएंगे उसके पास। एक तो क्या होता है कि त्वचा के जस्ट नीचे जो फैट की परत होगी तो वो एक इंसुलेटर का काम करती है, वो क्या करेगी उसके लिए, एक इंसुलेटर जैसा काम करती है। और दूसरी खास बात, जब उसको बहुत सारी हीट बनानी होती है तो इसका जब बीटा ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि लास्ट ईयर आपने फैट कैसे टूटते हैं वो पढ़ रखा है, तो जब बीटा ऑक्सीडेशन होंगे तो यहाँ पे क्या बनेंगे, एसिटिल कोएंजाइम ए बनेंगे। क्योंकि जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो बीटा ऑक्सीडेशन के हर एक साइकिल के अंदर एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, और एसिटिल कोएंजाइम ए जब बाद में यूज होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के वो क्या बनाता है, बर्न हो सकता है, और वहां पे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे NADH से FADH2 से, वो अनकपलर्स के थ्रू हीट बनाने में काम में आ सकते हैं। यानी कि एक तो आप ग्लाइकोलाइसिस से चलाते हैं रेस्पिरेशन वाले पार्ट को, या हम फैट को तोड़ करके एसिटाइल कोएंजाइम ए भी हम TCA में डाल सकते हैं, राइट। तो दो काम है, एक तो वो काफी सारा मोटा हो जाएगा। तो कैसे मोटा हो जाएगा, खूब सारा वो फूड खाता है। कब खाएगा, विंटर से पहले। विंटर में नहीं खा सकता क्योंकि विंटर में तो उसके पास फूड की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, फूड बर्न भी होता है। तो विंटर से पहले, विंटर से पहले उसको खूब सारा फूड लेना है, खूब सारी ग्रोथ करनी है, और एक्स्ट्रा फूड को अपनी बॉडी में फैट के रूप में स्टोर करना होता है। यानी कि वो कैसे होते हैं, फैटी होते हैं, मोटे होते हैं, फैटी। कुछ पक्षियों के अंदर ये मैकेनिज्म एक प्रकार का नेचुरल सिलेक्शन भी होता है, कि नेचुरल सिलेक्शन का काम करती है ये मैकेनिज्म। कैसे काम करती है, सपोज किसी बर्ड ने खाना कम खाया था उस समय पे, उसमें ग्रोथ कम हो पाई, उसमें फैट कम डिपॉजिट हो पाया, तो अब वो विंटर खत्म होने तक अपने आप को बचा करके नहीं रख सकता, क्योंकि विंटर से पहले क्या हो जाएगा, उसका सारा फैट बर्न हो जाएगा, उसकी बॉडी के अंदर जितना भी एनर्जी है वो सब बर्न हो जाएगा, और वो विंटर का बाद में सामना नहीं कर सकता और उसकी डेथ हो जाएगी। दूसरी साइड में ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से खाना खाया था, बहुत अच्छे से ग्रोथ की थी, बहुत अच्छे से फैट डिपॉजिट किया था, वो आराम से विंटर को पार कर देंगे, और वो बाद में नेक्स्ट पोस्ट विंटर जो सीजन है, जहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, उसमें वो सरवाइव भी करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो सर्दियां हैं, सर्दियों का मतलब कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर देखा जाए तो एक प्रकार से नेचर का हिस्सा है। और क्या हिस्सा है, वो सिलेक्शन का काम करता है, फिल्टर है, कि ये जो टाइम है विंटर का, ये वो टाइम है जो निश्चित कर देगा, इसमें चीटिंग नहीं कर सकता कोई भी। ये निश्चित रूप से कन्फर्म है कि जो इसको पार करेगा, जो इसको पार करके इधर आ जाएगा, इट मीन्स उसके एडेप्टेशन बहुत अच्छे हैं, उसने फूड बहुत सारा खाया है। और फूड कैसे खाया है, बाकी लोगों से या बाकी स्पीसीज के मेंबर्स हैं, खुद की स्पीसीज के बाकी मेंबर्स हैं, उनसे स्ट्रगल करके ये फूड मिलता है। तो जिसके पास फूड बहुत अच्छे से आया था, उसी ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है, और उसी के पास
अच्छे से फैट वो जमा भी होता है और वही विंटर को क्रॉस कर सकता है, यहाँ पे वही पहुंचेगा जिसके एडेप्टेशन बहुत अच्छे होते हैं। तो जिनके एडेप्टेशन खराब है वो यहाँ पहुंच ही नहीं पाते, वो यहीं से आउट हो जाएंगे, वो यहीं से आउट हो जाएंगे। तो दिस इज ए टाइप ऑफ फिल्टर के नेचर सेलेक्ट करता है। नेचर के पास ये मैकेनिज्म है, वो फिल्टर के रूप में या नेचुरल सिलेक्शन के रूप में भी काम आ सकती है। हम पढ़ रहे थे एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक के पास ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि कांस्टेंट टेम्परेचर रखना होता है, और कांस्टेंट रखना होता है तो उनको कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। कॉस्ट चुकानी पड़ेगी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप विंटर एक प्रकार का मार्केट है। विंटर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि विंटर एक प्रकार का मार्केट है, और इस मार्केट में शॉपिंग करके घर वापस वही आएगा जिसकी पॉकेट में पैसे होंगे। तो जिसके पास पहले से कुछ जमा है तो वो तो खर्च कर देगा यहाँ विंटर में, और वो खर्च कर देगा, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो यहाँ मिलेगा, और जिसके पास ये सब नहीं था वो यहीं पे क्या होने वाला है, आउट। तो विदाउट एनी कॉस्ट कोई भी अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकता, क्योंकि जो सर्दियां हैं ये सर्दियां कितनी दया करती हैं। आप में से कोई स्टूडेंट कह सकता है कि सर्दियां कितनी दया करती हैं जीवों पे? एनीवन, आप में से कोई भी जो बोलना चाहे कि सर्दियां जीवों पे कितनी दया रखती हैं, या कितनी काइंड होती हैं सर्दियां, और ऐसे ही कितनी काइंड होती है गर्मियां, ऐसे ही कितना काइंड होता है पानी जीवों के लिए। क्या ये काइंड होते हैं? क्या इनमें दया होती है जीवों के लिए, या ये इनके इनेमी जैसे होते हैं? एनीवन, आप में से कोई भी बोलिए कि जैसे आप अभी सर्दियों का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये सर्दियां जीवों के लिए कितनी दया रखती हैं, या कितना सपोर्ट करती हैं जीवों को? सपोर्ट करती हैं, नहीं करती? आपको तो सपोर्ट करती हैं, आप तो सर्दियों में मोटे हो जाते हो खा खा के। तो क्या ये जीवों को सपोर्ट करती हैं? एनीवन, आप में से कोई भी आंसर दीजिए कि क्या नेचर में जो भी पाया जाता है वो जीवों को सपोर्ट करता है? नहीं सर, सर्वाइवल जीव को सपोर्ट करती हैं। सर्वाइवल जीव को सपोर्ट करती हैं। हाँ, सर्वाइव ही तो वो चीज है जिससे कोई अपने आप को बचा के रखता है, वो तो उसकी काबिलियत होती है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या सर्दियां जीवों के साथ दया करती हैं? क्या आपने जो एग्जाम्पल पढ़ा उसमें आपने कहा कि सर्दी को जो पार करेगा वो तो बाद में जिंदा मिलेगा, जो सर्दी को पार नहीं कर पाया वो सर्दी से मर जाएगा। तो यहाँ का एग्जाम्पल समझ के क्या आपको लगता है कि सर्दियां जीवों पे दया करती हैं क्या? नहीं, नेचर कभी भी जीवों के ऊपर दया नहीं करता है। नेचर कभी भी जीवों के लिए काइंड नहीं होता है। जीव को केवल सरवाइव करना होता है, और उसके एडेप्टेशंस उसके काम आते हैं। तो अगर सर्दियां आ गई तो सर्दियां कोई दोस्त नहीं है किसी भी जीव के, सर्दियां दुश्मन है, और वो उनसे बचने का एक ही तरीका है, अगर पास एडेप्टेशन अच्छे हैं जीव के पास तो ज्यादा खाना खाएगा, वो ज्यादा ग्रोथ करेगा, ज्यादा स्टोर करेगा, और इसको पार कर देगा। अदरवाइज जिसके बस में ये सब नहीं था वो ये सब नहीं कर पाएगा, राइट। तो नेचर में जो भी है, ऑल फैक्टर्स, ऑल बायोटिक फैक्टर्स एंड ऑल अबायोटिक फैक्टर्स, वो एक तरफ से तो लगता है कि जैसे जीवों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जीवों को सपोर्ट नहीं करते। जीवों के पास केवल एक ही चीज होती है खुद के लिए काम आने वाली, वो होते हैं एडेप्टेशंस। ठीक है, तो एंडोथर्मिक एक प्रकार का नेचर था, अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाना। ये सबके बस की बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सभी अपने बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फूड को स्टोर नहीं कर सकते। अब एक्स्ट्रा फूड मिलना भी इतना आसान नहीं होता। कोई रहता ही ऐसे इकोसिस्टम में है जहाँ पे फूड मिलने की संभावनाएं कम है, तो अपनी बॉडी में फूड का स्टोर नहीं कर सकता। कोई स्पीसीज है ही ऐसी जिसके ऊपर लगातार बहुत बड़ा प्रेशर है, बहुत बड़ा प्रेडेशन का खतरा है, वो अपनी बॉडी को बहुत बड़ा नहीं बना सकता।
वो अपने बॉडी के अंदर बहुत बड़ा फैट का स्टोरेज नहीं कर सकता। कोई रहता ही ऐसे क्लाइमेट में है जहाँ पे फूड है वो केवल कुछ एक महीने ही मिलता है, बाकी साल के जो दूसरे बचे हुए महीने हैं उनमें फूड की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो वो अपने बॉडी के अंदर बहुत सारा फूड स्टोर नहीं कर सकता। तो सबके बस की बात नहीं है। हाँ, जिनके पास ये सब फीचर्स होती है या पर्टिकुलर ऐसे इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए ये सब कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा जो कैटेगरी था एक्टोथर्मिक की। तो एंडोथर्मिक में हमने देखा कि अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं, और अब हम इसका रिवर्स लेंगे, दैट आर एक्टोथर्मिक। तो हाइबरनेशन तो बहुत अलग चीज होती है। हाइबरनेशन में तो चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, अपने मेटाबॉलिज्म को बंद कर लेते हैं। जब खर्चा नहीं होता तो चुपचाप बैठ जाते हैं, मार्केट में जाते ही नहीं, वो घर पे रहते हैं। जब कुछ पैसे वैसे आते हैं, कुछ अच्छा होता है, तब वो बाहर निकलते हैं, तब तक सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? मैंने क्या कहा आपसे कि जिनके पास कुछ रिजर्व है वो तो सर्दियों में एक्टिविटी करेंगे, और जिनके पास नहीं है वो उस समय पे अपनी मेटाबॉलिज्म को बहुत ही लो कर देंगे, क्योंकि खर्चा तब कब लगता है? जब मूवमेंट होता है, जब मेटाबॉलिज्म होती है तो कॉस्ट चुकानी पड़ती है। अगर किसी की डेथ होगी, उसमें मेटाबॉलिज्म 0 है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, उसको कोई कीमत नहीं चुकानी। कीमत तो केवल सरवाइव करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को रन कराने के लिए चुकानी पड़ती है ऑर्गेनिज्म को। तो हाइबरनेशन है, डायपोज वगैरह है, ये ऐसी चीजें हैं जहां पे ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटी को बिल्कुल से मिनिमाइज कर देता है। क्लियर? आपने माइक ऑफ कर दीजिए बेटा ना। इसके बाद में हम बात करते हैं एक्टोथर्मिक। तो एक्टो वो होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर जाएगा, यानी कि अगर आपने ऐसा ऑर्गेनिज्म लिया, अब इसके पास कैपेबिलिटी नहीं है। एंडो के पास क्या था? एंडो के पास कैपेबिलिटी थी कि एंडो क्या कर रहे थे? अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे थे। कम होता है तो ज्यादा कर लेते हैं, ज्यादा होता है तो कम कर लेते हैं, लेकिन बाहर की जो चीजें हैं उनका फर्क नहीं पड़ता इनसे। बाहर गर्मी हुई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बाहर सर्दी हुई तो भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था। ये तो थे एंडो। लेकिन अगर हम एक्टो की बात करें तो एक्टो में चीजें थोड़ी सी अलग मिलेंगी। एक्टो को अगर हम बनाएं तो ये आपके पास एक्टो का बॉडी आपने ले लिया। अब टेम्परेचर यहाँ पे फर्क डालेगा। अगर टेम्परेचर राइज तो ये भी गर्म होता है। अगर बाहर तापमान बढ़ रहा है तो ये भी टेम्परेचर बढ़ेगा, और बाहर अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो इनका भी टेम्परेचर गिरेगा। यानी कि इनके पास एक प्रकार का थर्मो रेगुलेशन नहीं होता है। जो एंडो के पास प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी इनके पास नहीं है, इसलिए इनका बॉडी का टेम्परेचर है वो बाहर की चीजों के रिस्पॉन्स में फ्लक्चुएट करता है। ऐसा नहीं कि बाहर ज्यादा हुआ तो इनका कम होता है, वो तो एंडो हो जाएगा। बाहर बढ़ा तो इनका भी बढ़ने लग जाता है, और बाहर गिरा तो इनका भी गिरने लग जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या किस चीज की है? वो ये है कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ भी काम का नहीं है, और टेम्परेचर जो गिर रहा है वो भी काम का नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि सरवाइव तो ये भी करना चाहते हैं, मेटाबॉलिज्म तो इनकी भी रन करती है, एंजाइम तो इनके अंदर भी काम करते हैं, और ऑप्टिमम टेम्परेचर तो उनको भी चाहिए होता है। लेकिन हो क्या रहा है कि इनके ऊपर फर्क पड़ रहा है, बाहर की चीजें इनके ऊपर फर्क डाल रही हैं, इसलिए इनका मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। इनके मेटाबॉलिज्म के ऊपर डायरेक्ट इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि बाहर की चीजें टेम्परेचर बढ़ा हुआ भी इसको प्रभावित करता है, और टेम्परेचर जो गिर रहा है वो भी इसको प्रभावित करता है। इट मीन्स इनका मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है? फ्लक्चुएट करता है, कांस्टेंट नहीं रहता, फ्लक्चुएट करता है। अब चाहे कुछ भी हो रहा हो, खाना मिल रहा हो, ना मिल रहा हो, प्रॉब्लम कैसी भी हो, ऑर्गेनिज्म सरवाइव तो करना चाहता है। ऑर्गेनिज्म सरवाइव तो करना चाहता है।
स्क्रीन दिख पा रही है आप लोगों को? ये DS कुशवाहा अपना प्रेजेंटेशन बंद करो बेटा। स्क्रीन देख पा रहे हैं ना आप लोग? अभी स्क्रीन दिख रही है? जब भी आप लोग ज्वाइन करें ना तो आपको कुछ नहीं करना होता है, केवल ज्वाइन करके आपको देखना और सुनना होता है। आप ये प्रेजेंटेशन वगैरह मत किया करो, इससे बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। अभी दिख रहा है आप लोगों को? अभी दिख रहा होगा, राइट? अभी दिख गया आप लोगों को, दिख रहा है ना? ओके, तो हम बात कर रहे थे कि जो एक्टोथर्मिक है उनके अंदर टेम्परेचर फ्लक्चुएट करने से फर्क पड़ता है, लेकिन वो भी सरवाइव तो करना चाहते हैं। और सरवाइव करना चाहते हैं इसका मतलब वो क्या चाहते हैं कि जब उनका टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो अपना टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करें। जिस समय पे सर्दियां हैं तो सर्दियों में वो ऐसे काम करें कि उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए, और जब गर्मियां हो तो गर्मियों में वो ऐसे काम करें कि उनका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए। इनकी प्रॉब्लम दूसरी है, इनको क्या है कि बाहर कुछ भी हुआ उसका फर्क पड़ता है, तो अगर बाहर टेम्परेचर बढ़ा तो इनको कम करना होता है, और बाहर अगर कम हुआ तो इनको ज्यादा करना होता है। ये ऐसा कैसे कर पाते हैं? जैसे इसको समझें तो जैसे मान लो कि आपके आसपास अगर हम बात करें तो यहाँ पे चंबल नदी के अंदर क्रोकोडाइल रहते हैं, मगरमच्छ रहते हैं, राइट? तो ये जो क्रोकोडाइल हैं ये रेप्टाइल्स हैं, और जो रेप्टाइल्स हैं वो एक्टोथर्मिक कैटेगरी के ही होते हैं। तो अगर हम इस क्रोकोडाइल की बात करें तो ये क्रोकोडाइल क्या करने वाला है, जब ये पानी में रहेगा, जब ये रिवर में रहता है तो पानी की वजह से इसका टेम्परेचर कैसा हो जाता है? कम। तो जब ये कुछ देर पानी में रहेगा तो उसका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, और अब कम होने से उसको प्रॉब्लम हो रही है कि उसका मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो रहा है, और ये क्या करेगा? पानी में से निकल करके बाहर आ जाता है। 1 सेकेंड। जैसे ही लगातार पानी में रहा, इसका बॉडी टेम्परेचर कम हुआ, तो इसने क्या किया? ये पानी में से बाहर आ जाएगा, और नदी के किनारे पे जो मिट्टी है उस मिट्टी पे आकर के ये क्या करेगा? सन की लाइट को लेता है, बास्किंग करता है, धूप में आकर के यहाँ पे धूप लेगा। तो हुआ क्या? जब ये टेम्परेचर कम हुआ था तो उसने उस जगह को छोड़ दिया, पानी को छोड़ करके कहाँ आ गया? मिट्टी पे आ गया, सैंड पे आ गया, सॉइल पे आ गया। और सॉइल पे इसने क्या किया? धूप में टेम्परेचर को बढ़ने दे रहा है, क्योंकि ये है ही ऐसे, अगर धूप मिली तो गर्म हो जाएगा। तो बॉडी टेम्परेचर इसने राइज कर लिया। अब जैसे ही ज्यादा राइज हो जाएगा वापस उल्टा करेगा, इसका पानी में जाएगा, तो पानी में जाकर के अपने बढ़े हुए टेम्परेचर को क्या कर लेगा? वापस से कम कर लेगा। ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म बाहर जो भी होता है, नेचर में जो भी मिलता है, उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करता है। ये कैसे कर रहा है कि जब ठंडा हो जाता है तो बाहर निकल करके गर्म होने के लिए चला जाता है, सनलाइट से गर्म हो जाएगा। जब ज्यादा गर्म हो जाता है तो वापस पानी में चला जाएगा। तो दिस इज ए मूवमेंट, दिस इज ए मूवमेंट। तो वो केवल एक मूवमेंट कर रहा है, और मूवमेंट से उसको क्या फायदा हो रहा है कि वो अपने एंजाइम्स को एक कांस्टेंट टेम्परेचर दे पा रहा है।
कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा वो पानी में जाकर के ठंडा हो गया, जैसे ठंडा हुआ धूप में जाकर के गर्म हो गया, तो उसने अपने एंजाइम्स को लगभग एक कांस्टेंट टेम्परेचर दे दिया, तो वो इस प्रकार से अपने सर्वाइवनेस को मेंटेन करके रख लेते हैं। तो एंडोथर्मिक अलग प्रकार के हैं, एक्टोथर्मिक अलग प्रकार के हैं। वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को अपनी काबिलियत से कांस्टेंट रखते हैं और ये अपनी मूवमेंट से कोशिश करते हैं, अपने आवाज को बदलने की कोशिश करते हैं और अपने आवाज को बदल करके ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को वापस से मेंटेन तो नहीं कर सकते, वापस से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। मेंटेन तो उसमें चेंज नहीं आने देना होता है, ये तो उसको बैलेंस करते हैं कि कम हो रखा है उसको बढ़ा देते हैं, बढ़े हुए को कम करवा लेते हैं। तो सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिज्म। अब हम एक बात और कर लेते हैं कि जो एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स हमने लिए थे, स्टार्टिंग में हमने एंडो डिस्कस किए, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, तो आपने कहा, और एक विंटर के एग्जांपल से आपने उस बात को समझा भी। और जो एक्टो है वो मूवमेंट करते हैं और वो मूवमेंट की वजह से अपने बॉडी के टेम्परेचर को वापस से बैलेंस करते हैं। ये टेम्परेचर को फ्लक्चुएट कराने के लिए, ऊपर नीचे कराने के लिए अपने आप कुछ नहीं करते। जिन्होंने क्या किया था, बाहर सनलाइट थी उसको काम में ले लिया, और बाहर पानी था उस पानी को काम में ले लिया, यानी कि धूप में गए धूप को काम में ले लिया, धूप से दूर छाया में गए या पानी में गए तो उसको काम में ले लिया और अपना बैलेंस कर लेते हैं। इनको बॉडी में से कुछ नहीं लगाना पड़ता, अपनी बॉडी में से कुछ नहीं किया इन्होंने, ये केवल चल के गए थे, लोकोमोशन किया। गर्मी चाहिए तो सनलाइट में चले गए, धूप नहीं चाहिए तो वापस पानी में या छाया में चले गए। अपनी बॉडी से इन्होंने कोई कॉस्ट नहीं लगाई, अपनी बॉडी से इन्होंने कोई कॉस्ट नहीं लगाई। ठीक है। दूसरी साइड में अगर हम एंडो को देखें तो यहाँ हमें पता लगा था कि एंडो को अपनी बॉडी से कॉस्ट लगानी पड़ती है, इनको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट पे करनी पड़ती है। अब यहाँ पे एक दूसरी बात अपन को देख लेनी है कि एंडो को जब भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि नेचर में टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा, ये तो हमेशा ही होना है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से एक ही बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर हो चाहे कोई दूसरा फैक्टर हो, ये कभी भी स्टेबल होते ही नहीं है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के रूप में जो भी चीजें हैं वो हमेशा ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो उनका असर एक्टो पे भी पड़ेगा और ये चीजें तो एंडो को भी फेस करनी होती है। तो बाहर की चीजें तो ऊपर नीचे हमेशा ही होनी है और उनका तो सामना एंडो को भी करना है और एक्टो को भी करना है। बट ये था कि एंडो को एक कीमत चुकानी पड़ती है कि उसको अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना पड़ता है, मेटाबॉलिज्म में चेंजेस करने पड़ते हैं और अपने बायोमास को बर्न करना पड़ता है। देखा जाए तो उसने अपनी फैट को बर्न किया था और वो फैट उसकी बॉडी का हिस्सा था, यानी कि वो उसका बायोमास था। तो अपनी बॉडी को जलाना पड़ता है और उसकी कॉस्ट के ऊपर वो सरवाइव करता है कि अगर इसको सरवाइव करना है या अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो उसमें इसका बायोमास एक फ्यूल के रूप में काम आता है, तो उसे अपना बायोमास बर्न करना पड़ेगा। इधर ऐसा कुछ नहीं है, इधर ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं या ये चीज अब हम कह पाएंगे कि जो एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स हैं इनके पास देखा जाए तो इनकी कंजप्शन एफिशिएंसी, ये कितना खा पाते हैं, डाइजेशन एफिशिएंसी कितना पचा पाते हैं, एसिमिलेशन एफिशिएंसी कितना अपनी बॉडी में जोड़ पाते हैं, ये एफिशिएंसी इनकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए कि कोई भी अपने बायोमास को ज्यादा बड़ा तब बना सकता है जब वो क्या कर रहा हो, अच्छे से खा सकता हो, कंजप्शन एफिशिएंसी बहुत बढ़िया हो, जितना खाया उसको पचाता अच्छे से हो और जितना पचाया उसको अपनी बॉडी में एसिमिलेट अच्छे से करता हो। तो जो एंडोथर्मिक हैं उनकी ये एफिशिएंसी बहुत स्ट्रांग होती है।
कि एक्टो के कंपैरिजन के अंदर एंडो जो होते हैं वो अपने कंजप्शन एफिशिएंसी, अपनी डाइजेशन एफिशिएंसी, एसिमिलेशन एफिशिएंसी, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रांग है एंडो। और दूसरी साइड में एक्टो है, एक्टो के साथ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनकी कंजप्शन एफिशिएंसी नहीं होती, इनको भी कंजप्शन एफिशिएंसी की जरूरत है, लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी एंडो की होती है। एफिशिएंसी तो है इनके पास भी, क्योंकि इनको भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से स्ट्रगल करना पड़ता है, अपनी स्पीसीज के दूसरे लोगों से भी स्ट्रगल करना पड़ता है, तो एफिशिएंसी तो इनके भी पास है। बट अगर हम यूनिट वॉल्यूम फूड को लें, इकाई आयतन अगर हम फूड का लें, यूनिट वॉल्यूम ऑफ फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि फूड का इकाई आयतन जो हमने लिया उसको लेकर के ज्यादा दक्ष कौन है, तो ज्यादा दक्ष होंगे एंडोथर्मिक और उनसे कम दक्ष कौन होंगे एक्टोथर्मिक। क्योंकि अगर इनका टेम्परेचर कम हुआ तो इनको अब रेस्पिरेशन करने की जरूरत नहीं है, इनको अनकपलर्स की जरूरत नहीं है, ये तो सीधा सनलाइट से सन एनर्जी को लेकर के गर्म हो जाएंगे, तो इनको अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा स्टोर करने की जरूरत नहीं है। बट इनको करने की जरूरत है, क्योंकि जब इनका बॉडी टेम्परेचर कम होगा तो इनको तो अपना एसिमिलेटेड फूड, जब बायोमास उसको बर्न करके अपना बॉडी टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा, तो इनकी काबिलियत बहुत अच्छी होती है। एंडोथर्मिक वही होंगे जिनकी कंजप्शन एफिशिएंसी, जिनकी डाइजेशन एफिशिएंसी एंड एसिमिलेशन एफिशिएंसी विल बी स्ट्रॉन्गर। किनसे होंगी? एक्टोथर्मिक्स की तुलना में वो स्ट्रॉन्गर होंगे। तो ये कुछ बातें थी जो आपको एंडोथर्मिक और एक्टोथर्मिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए कि वो कैसे होते हैं, क्या उनके पास कॉस्ट होती है, कैसे वो टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करने की जरूरत कहाँ होती है, मेटाबॉलिज्म का क्या रोल है, एंजाइम्स का क्या रोल है। और देन आफ्टर अगर हम देखें तो यहाँ पे इनका कंपैरिजन किस प्रकार से है, और एसिमिलेशन एफिशिएंसीज की बात कर लें, डाइजेशन एफिशिएंसीज की बात कर लें, या कंजप्शन एफिशिएंसीज की बात कर लें, या दूसरी जो इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज हैं उनकी बात कर लें, तो हमें पता भी चलना चाहिए या हमें ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एंडोथर्मिक अपनी एफिशिएंसीज को लेकर के एक्टोथर्मिक की तुलना में बहुत स्ट्रांग होते हैं। इस सारी बात को सिंपली आप वेरी सिंपल अगर कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक को कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो कॉस्ट जिसको पे करनी है उसके पास कॉस्ट पे करने के लिए बॉडी होनी चाहिए, और बॉडी को बनाने के लिए उसके पास एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो देखा जाए तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कंपैरेटिव बॉडी साइज की अगर हम बात करें, कंपैरेटिव बॉडी की अगर हम बात करें, तो कंपैरेटिव बॉडी एंडोथर्मिक की बड़ी होनी चाहिए या एक्टोथर्मिक की बड़ी होनी चाहिए? दोनों में से कौन से जीवों की बॉडी बड़ी होनी चाहिए? बॉडी साइज को लेकर के अगर हम बात करें तो बॉडी साइज एंडो की बड़ी होनी चाहिए या एक्टो की बड़ी होनी चाहिए? कौन से जीवों की बॉडी है वो बड़ी होनी चाहिए कंपैरेटिवली? आप इसको हर के ऊपर लागू नहीं कर सकते, लेकिन एज ए जनरल अगर हम देखें तो एंडो की बॉडी साइज बड़ा होना चाहिए या एक्टो का बॉडी साइज बड़ा होना चाहिए? एंडो की होनी चाहिए सर। एंडोथर्मिक की बॉडी साइज बड़ी होनी चाहिए। वेरी गुड, गुड गुड। आप पूजा बोलिए। एंडो की बड़ी होनी चाहिए, यानी कि आप लोग इस बात को समझ गए कि जिसके पास कॉस्ट है या जिसको कॉस्ट पे करनी पड़ती है उसके पास कॉस्ट पे करने के लिए बॉडी भी बड़ी होनी चाहिए, और जिसकी कॉस्ट ही बहुत कम है, जिसको कॉस्ट चुकानी नहीं पड़ती है, उसको बड़ी साइज की बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है। क्या बड़ी साइज की बॉडी बनाना आसान काम है? जैसे ये एक्टो चाहे कि हम भी बॉडी बड़ी बना ले, तो क्या ये अपनी बॉडी को बड़ी बना सकते हैं? नहीं सर, क्यों नहीं? एक्स्ट्रा फूड और इसके लिए एक्स्ट्रा फूड और देखो, सबसे पहली समस्या तो यही आ जाएगी कि ये ऐसे हैं जिनका मेटाबॉलिज्म कांस्टेंट नहीं चलता है।
इनका मेटाबॉलिज्म कांस्टेंट चलता है, इनमें प्रोडक्शन कांस्टेंट होता है, इनमें प्रोडक्शन कांस्टेंट नहीं होता है। तो जो लगातार जहाँ पे उत्पादन होता है वो तो बड़े भी हो जाएंगे, और जिनका मशीन लगातार चलता ही नहीं है वो अपनी बॉडी साइज को बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो एंडोथर्मिक अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, और इस कंट्रोल करने का फायदा ये है कि लगातार वो ग्रोथ कर सकते हैं, और इनके साथ ऐसा नहीं होता है। और ये इस चीज के लिए अडेप्ट है, इन्होंने ऐसा सीख लिया, ये अडेप्ट है, और ये केवल अडेप्ट नहीं है। वरना तो एंडो बनने में ज्यादा फायदा है कि एंडो रहेंगे तो लगातार मेटाबॉलिज्म चलेगी, ज्यादा अच्छे से ग्रोथ होगी, किसी भी प्रकार का जो कॉस्ट है वो पे भी किया जा सकता है। लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे अडेप्टेशन हैं वो नहीं रखते, और सभी एक प्रकार के आवासों में भी नहीं पाए जाते। तो इनके जो फीचर्स हैं, चाहे वो मॉर्फोलॉजी के फीचर हो, चाहे एनाटॉमी के फीचर हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री को लेकर के अंतर हो, चाहे फिजिकल एबिलिटीज को लेकर के जो भी अंतर हैं, उन सभी की वजह से, चाहे जेनेटिक लेवल के अंतर हो, उन सभी की वजह से एंडोथर्मिक कैपेबल है और एक्टोथर्मिक कैपेबल नहीं होते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? तो ये तो आज का हमारा टॉपिक रहा, जहाँ पे हमने टेम्परेचर के रिलेशन के अंदर ऑर्गेनिज्म अपने मेटाबॉलिज्म को कैसे एडजस्ट करते हैं, और एडजस्ट करने को लेकर के एंडोथर्मिक और एक्टोथर्मिक के रूप में किस प्रकार से उनमें डिफरेंसेज है वो पाया जाता है। तो आई होप ये बातें आपकी क्लियर हुई होंगी, और कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे अभी बोल के बता सकते हैं, ताकि हम उसको अभी सॉल्व कर लें। कोई भी आपका डाउट? हाँ सर, आपने जो क्रोकोडाइल वाला एग्जाम्पल दिया था ना, उसमें जैसे उसका टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो रिवर के बाहर आ जाता है धूप लेने के लिए। हाँ। लेकिन के बाद में क्या बोला आपने? क्या? और दूसरा आगे क्या बोल रहे हो? लेकिन के बाद में क्या बोल रहे हो? लेकिन अभी सर्दियाँ बहुत ज्यादा और धूप न निकल रही हो, तब क्या करेगा वो? तब तो उसके पास जो है वो बर्न करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो केवल ग्लूकोज से बना हुआ, उसमें कुछ ना कुछ फैट तो है ही ना। यस सर। भाई जब धूप नहीं मिल रही है तो उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कुछ जला करके बर्न करो, वरना डेथ को प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हुई बात? भाई कॉस्ट अगर धूप नहीं मिल रही है तो उसका बॉडी का टेम्परेचर है वो गिरता चला जाएगा, और ऐसा लगातार रहा तो उसकी डेथ भी हो सकती है। सर, आपने जो कल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ाया था ना? क्या पढ़ाया था? स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। तो उसमें मतलब जो एपिलिम्नियोटिक और कोई और वर्ड भी होते हैं? क्या कह रहे हो? एपिलिम्नियोटिक के अलावा मतलब उनको कुछ और भी बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? एपिलिम्नियोटिक और हाइपो को कुछ और भी बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं तो आप बताओ, आपने क्या वर्ड देखा है? मैंने सर वो लिटोरल और लिम्नेटिक, प्रोफंडल और बेंथिक। वे ओशियन इकोसिस्टम के लिए वर्ड होते हैं। वो ओशियन के लिए? ओशियन के लिए होते हैं, और वो केवल थर्मल नहीं है, वो लाइट की पेनिट्रेशन को लेकर के भी वर्ड है। वो लाइट और टेम्परेचर अलग चीज है। दोनों लाइट की वजह से, लाइट अलग चीज होती है, टेम्परेचर अलग चीज होती है। तो ये लाइट की वजह से बनती है लेयर। हमने केवल थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन डिस्कस किया था। थर्मल का मतलब टेम्परेचर को लेकर के अगर कुछ वेरिएशन है या अलग अलग परतों के रूप में टेम्परेचर अलग पाया जाता है, तो वो हमने डिस्कस किया था। वो लाइट को लेकर के स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि जैसे हमने तो मैं जो बोल रहा हूँ, हाँ बोलो। लेकर है ना? अरे मैं जो बोल रहा हूँ सर वो सनलाइट को लेकर है फिर। हाँ बिल्कुल, सनलाइट को लेकर है, और उनको भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने रेनफॉल को डिस्कस किया है, टेम्परेचर को डिस्कस किया है, वैसे हम लाइट को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि लाइट तो बहुत बड़ा इश्यू है। हाँ सर, वो यही पूछना था, मैं दोनों में कंफ्यूज हो रहा था कहीं एक जैसे। नहीं, वो ये हर फैक्टर अलग चीज है, काम सारे एक साथ करते हैं। नेचर में यही तो प्रॉब्लम है कि फैक्टर बहुत सारे हैं लेकिन काम एक साथ करते हैं।
और कोई बात हो? ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके, और कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? ओके देन, थैंक यू एंड बाय बाय।